हेलो स्टूडेंट्स, बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आज का विषय है उत्सर्जन, इंग्लिश में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। उत्सर्जन ये कहा जाए जीवधारियों या प्राणियों के शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी अनयूजुअल पार्ट या हानिकारक पदार्थ पूरी बॉडी में बना हुआ, उनके शरीर में बना हुआ जो नुकसानदेह पदार्थ है, अपच पदार्थ है, शरीर से जो शरीर के लिए नुकसानदेह है उसे शरीर से निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी नुकसानदेह पदार्थ बाहर किए जाते हैं, इन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। या ऐसे अंग जो इन पदार्थों को बाहर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो ये उत्सर्जी अंग प्राणियों में जो हैं, आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे कि ये उत्सर्जी अंग क्या हैं। तो आइए देखते हैं मानव में उत्सर्जी अंग के विषय में, मनुष्यों में उत्सर्जी अंग क्या हैं, जो हानिकारक पदार्थों को, जो हमारे शरीर में नुकसानदेह पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपचित पदार्थ हैं, जो शरीर के लिए निकलना आवश्यक है क्योंकि वो शरीर में नुकसान ही करेंगे, तो ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे अंग जो इन पदार्थों को बाहर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसे अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और ऐसे जो उत्सर्जी अंग के द्वारा आज हम देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकलते हैं। तो मनुष्यों में वो कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं जो इन पदार्थों को बाहर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए देखते हैं उत्सर्जी अंग के विषय में। तो पहले हम देखते हैं मनुष्यों में उत्सर्जी अंग यानी त्वचा। त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं स्किन। स्किन के विषय में ये जानिए कि हमारी त्वचा से, जो ये बाह्य त्वचा है, शरीर के बाहरी भागों में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्रों से आप देखते हैं पसीने की बूंद के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकलता है स्वेद ग्रंथियां। स्वेद जो होती हैं पसीने की ग्रंथियों से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो नुकसानदेह पदार्थ निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, वो उत्सर्जी पदार्थ कहा जाएगा। तो ये त्वचा भी जो बाहर निकाल रही उत्सर्जी अंग हुआ। तो त्वचा हमारे शरीर से पसीने निकालती है, स्वेद निकाल रहा है, स्वेद ग्रंथि निकालती हैं पसीने। और ये जानते हैं जब आप गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहनते हैं और पसीना निकलता है, जब पसीना सूख जाता है तो आप क्या देखते हैं कि पूरा कपड़ा, काला कपड़ा जगह जगह से सफ़ेद कलर का हो जाता है, जैसे नमक की फैक्ट्री से निकले हैं। और आप उस पसीने को टेस्ट करिए, देखिए, चखिए तो नमकीन लगता है। तो क्या है ये जो है आपके शरीर से, त्वचा से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है। और त्वचा भी, आपकी त्वचा जो डेथ होती है, बाह्य अस्तर की त्वचा होती है, वो जो है ऊपरी लेयर आप देखते हैं, रगड़ते हैं तो मैल के रूप में निकलता रहता है। तो आपकी त्वचा भी एक तरीके से उत्सर्जी अंग है जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करती रहती है। तो आप ये देखें त्वचा यानी स्किन। अब दूसरी बात करें हम लंग यानी फेफड़े, फेफड़ा। लंग इंग्लिश में लंग आप देख चुके हैं श्वसन में कि लंग जो होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग, ये देखते थे कि लंग ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का कार्य करता था। यानी शरीर में बना हुआ, यानी जो नुकसानदेह गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के शुद्ध करने का कार्य करता था। तो कहने का ये मतलब है कि लंग क्या है, एक तरीके से उत्सर्जन कर रहा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का या कुछ अन्य गैसों का। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन किया, तो ये भी लंग भी उत्सर्जी अंग है। अब हम इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, यानी बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में यह जानते हैं कि शरीर के जो भी हम
पोषक के लिए, पोषक पदार्थों के रूप में जो भी हम ग्रहण करते हैं भोज्य पदार्थ, वो पच जाने के बाद यानी डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ अनअपच पार्ट है यानी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बड़ी आंत समय समय पर मल के रूप में शरीर से बाहर निकालती रहती है। तो वो अनयूजुअल पार्ट है और निकालने का काम कौन कर रही है? बड़ी आंत का वो पार्ट निकाल रहा है जो अपशिष्ट पदार्थ, अपचित पदार्थ है शरीर से, वो बाहर करने का कार्य कर रहा है। तो उत्सर्जन कर रहा है ना, तो बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग हुआ। तो अब अगला हम देखें लीवर यानी यकृत। यकृत को जिसे कलेजी भी कहते हैं लोग, लीवर, इंग्लिश में लीवर। ये लीवर क्या करता है? लीवर ये जानिए कि हमारे शरीर में विषैला पदार्थ जो बनता है अमोनिया, तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है और ये कहा जाए ये विषैले पदार्थ को निराविषीकरण करने का भी कार्य करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है ये लीवर। तो लीवर भी एक तरीके से आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का कार्य कर रहा है। आप देखते हैं यूरिया से, अमोनिया से जो यूरिया बना रहा है, जो विषैला पदार्थ है इसे जो है उसे बाहर कर रहा है और जो विषैली चीजें होती हैं उसे भी ये यकृत निराविषीकरण करने का कार्य करता है। और वैसे ही स्प्लीन जिसे तिल्ली कहते हैं, तिल्ली या स्प्लीन, स्प्लीन ये जानते हैं आरबीसी जो जिनके जीवन काल खत्म हो जाने के बाद 120 दिन के बाद ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को ये जो है बाहर करने का कार्य भी करता है। इसे कब्रिस्तान भी इसीलिए कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके से उत्सर्जी अंग हुआ। जो मेन है उत्सर्जी अंग, अब हम देखते हैं जो आपको पढ़ना है, ज्यादातर जो है जो पूछा जाता है, जो मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो है वृक्क या किडनी या जिसे गुर्दा कहते हैं। तो अब हम गुर्दा या किडनी या वृक्क की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। किडनी, इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। किडनी या गुर्दा या वृक्क ये कहा जाए, ये मनुष्यों में एक जोड़ी होती है, लाल रंग की सेम के बीच के आकार की संरचना वाली होती है। ये कहा जाए इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वृक्क कहा जाए कि सेम के बीच के आकार का होता है। ये हमने संरचना ये बनाई है वृक्क की, ये संरचना देख रहे हैं सेम के बीच के आकार का। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये उत्तल भाग की तरफ है, यानी कहने का मतलब ये वृक्क एक जोड़ी होती है यानी एक पेयर, और ये बायां वृक्क जो होता है ये दाएं से थोड़ा सा ऊपर होता है क्योंकि दायां वृक्क लीवर की वजह से दब जाने की वजह से नीचे हो जाता है। तो ये वृक्क की संरचना आपने देखा, और ये वृक्क के ऊपर जो टोपी की तरह संरचना है इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। यह ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड कहा जाए इंग्लिश में, ये स्थित होती है। और ये वृक्क की संरचना में आप देख रहे हैं ये सेम की बीच की तरह संरचना जो है ये इसके दो भाग होते हैं। ये वाला भाग बाहर वाला ये कॉर्टेक्स, और इसमें हम देख लेते हैं ये है बीच वाला, ये अंदर का भाग ये मेडुला भाग होता है, ये अंदर का मेडुला भाग, इसमें पिरामिड कॉर्टेक्स, ये मेडुला, और इसमें देख रहे हैं ये पिरामिड की तरह संरचना है। इसी में ये कहा जाए एक वृक्क में लगभग 10 लाख से भी अधिक छोटी छोटी पतली पतली बारीक महीन जो होती हैं नलिकाएं होती हैं, जो वृक्क में यानी मूत्र को यानी वृक्क में ये कहा जाए बनाने का कार्य, मूत्र बनाने का काम करती हैं। उत्सर्जी पदार्थ में जो फिल्टर करने का मुख्य कार्य वृक्क का है, उन्हीं छोटी छोटी नलिकाओं में ही ट्यूब्यूल्स में ही फिल्टर होता है। उस छोटी नलिका का नाम जो है इकाई यानी कहा जाए वृक्क की जो इकाई है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन। अब आप जान गए, ये आपने देखा क्या मनुष्यों में बायां वृक्क दाएं वृक्क से
ऊपर होता है, यानी ये लेफ्ट किडनी, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी से ऊपर स्थित होती है, क्योंकि राइट किडनी लीवर के दबाव से, लीवर की वजह से थोड़ा सा नीचे स्थित हो जाती है। और इसका आकार जो होता है वो जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, और चौड़ा जो है, चौड़ाई का आकार है ये होता है 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और आपने देखा कि इसका आकार सेम के बीच के आकार का लाल रंग की संरचना होती है, और इसके ऊपर टोपी की तरह ये संरचना जो है ये एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये वृक्क के ये पार्ट, ये देखिए ये यूरेटर है, ये पेशाब यहाँ बनता है, यानी कहा जाए यहाँ बनता है पेशाब, ये पेशाब को लाने का काम करता है, यूरिन को लाने का कार्य करता है, तो इसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर इंग्लिश में कहेंगे। और जहां लाके एक जगह इकट्ठा होगा इसे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर इंग्लिश में कहेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसके 3 भाग आपने देख लिया, कहने का मतलब ये किडनी का ये वाला भाग जिसको ये बाहर की तरफ ये कार्टेक्स कहा जाता है, ये भाग कार्टेक्स है, और ये मेडुला भाग है। ये भाग देख रहे हैं, इसकी हम ये संरचना देख रहे हैं, इसमें पिरामिड की तरह संरचना देख रहे हैं। अब ये कहा जाए एक किडनी में लगभग इसकी इकाई क्या होती है, वो इकाई जो होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जान लीजिए कि ये वृक्क या इंग्लिश में जो किडनी कहा जा रहा है, ये किडनी जिससे बनी होती है वो है नेफ्रॉन सेल, यानी ये कहा जाए कि नेफ्रॉन जो होती है इकाई होती है वृक्क की। और ये नेफ्रॉन जीवन में एक बार बनती है, इनकी कोशिकाएं में रीजनरेशन नहीं होता है, पुनरुद्भवन नहीं होता है। ये टूट फूट जाए, कुछ हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए और डेथ कर जाए तो इनमें फिर से रीजनरेशन नहीं होता है। बाल्यावस्था में या शुरुआत में ही जितनी कोशिकाएं बन गई, जितनी नेफ्रॉन बन गई, वही नेफ्रॉन डेवलप करती हैं, वही बड़ी होती हैं। फिर उसके बाद वृद्धि विकास उसी का होता है, और उसमें ये कहा जाए कि उनमें जो है रीजनरेशन नहीं होता है, संख्या उसकी नहीं बढ़ सकती है, नहीं बढ़ती है। तो ये आपने देखा। और ये आपको नेफ्रॉन सेल, न कि न्यूरॉन सेल, ठीक है। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की इकाई है। कई बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, कंफ्यूज करते हैं लोग न्यूरॉन सेल्स को। न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका ऊतक है, वो तंत्रिका की, ब्रेन की इकाई है। लेकिन वहां भी रीजनरेशन नहीं होता है, ब्रेन सेल में रीजनरेशन नहीं होता है, और किडनी सेल में भी रीजनरेशन नहीं होता है, पुनरुद्भवन नहीं होता है। यहां जीवन में जितनी कोशिकाएं बन गई हैं उतनी ही रहती हैं। ये जानिए, ये नेफ्रॉन सेल, ये नेफ्रॉन जो होती है, जो इकाई होती है नलिकाद्रिक, लगभग एक किडनी में कहा जाए 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन यानी ये कोशिकाएं होती हैं, 10 लाख के आसपास होती हैं, जो यहां देखिए इसी में फिल्टर करने का कार्य करती हैं। तो ये पतली पतली नलिकाएं हैं, इनकी संरचना, हम एक नेफ्रॉन सेल की बात कर रहे हैं, इकाई की बात कर रहे हैं, कैसे फिल्टर होता है। तो ये देखिए एक इकाई की संरचना हमने बना रखा है, ये है एक नेफ्रॉन सेल। ये नेफ्रॉन सेल एक इकाई जो 10 लाख तक होती हैं, जो फिल्टर करने का कार्य करती हैं, जो इकाई है किडनी की, वो एक इकाई की हम बात अब करते हैं। तो ये जानिए इसमें क्या होता है। ये इसका भी ये देखिए, ये भाग जो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ये पार्ट जो होता है, इसमें कहने का मतलब ये गुच्छा होता है, कैपिलरी का, ब्लड कैपिलरी का गुच्छा होता है, इसमें जो है जाता है, ब्लड फ्लोज होता है। और यहाँ ये कप की तरह संरचना जो है वो वोमन संपुट कहलाता है। और ये वोमन संपुट में जो भी ये ब्लड जा रहा है, सब का सब क्रिस्टल पार्ट जितना होता है, सब का सब चला जाता है अंदर, छन जाता है, सबका सब छन जाता है, और शुद्ध रक्त बचता है, केवल प्योर रक्त बहता है, और रक्त को बाहर, ये देख रहे हैं इधर से जा रहा है, रक्त चला जा रहा है। ये देखिए इधर से गया, और ये यहाँ पूरी तरीके से ये शुद्ध रक्त, केवल प्योर रक्त जा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ चाहे ग्लूकोज हो,
चाहे यूरिया हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे एमिनो एसिड हो, सब कुछ फिल्टर हो जा रहा है, सब कुछ छन जा रहा है। अब सब छन गया, ये सब कुछ इधर आ गया है। ये देख रहे हैं वोमेंस कैप्सूल से आके ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहां जब आ जा रहा है, तब ये क्या होता है, इस नलिका में जरूरत की चीजें, भाई सब कुछ छन गया है, नुकसानदेह भी फायदेमंद भी, ग्लूकोज भी गया और इसमें जो है ये सोडियम क्लोराइड भी गया, यूरिया भी, सब कुछ पूरा का पूरा एक इसमें जो है इंटर कर गया। अब ये कहा जाए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, यहां से ये जानिए, ये जो होता है जो नेसेसरी पार्ट है, आवश्यक भाग है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज तो फायदेमंद चीज है, तो ग्लूकोज को, सोडियम क्लोराइड को और ये चीजों को, इनको जो है अवशोषित कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब ये देख रहे हैं रीएब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ये अवशोषित हो के ये ग्लूकोज, अमोनिया, ये सब देख रहे हैं रीएब्जॉर्ब होके ये फिर से इसी में आ जा रहा है। और ये फिर अब देख रहे हैं यहां जो अतिरिक्त मात्रा में वाटर है वो भी एब्जॉर्ब होके फिर से कैपिलरी में पहुंच जा रहा है। और फिर ये देख रहे हैं ये लूप ऑफ हेनले है, ये हेनले का लूप कहा जाता है। ये फिर आगे वाले भाग में सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन भी जो भी हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इस तरीके से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये देख रहे हैं, ये ऐसे ढेर सारी नलिकाएं, ढेर सारे नेफ्रॉन सेल आके, ये अब कहने का मतलब यूरिन है, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, संग्राहक नलिका में जगह जगह से यूरिन इकट्ठा होके देख रहे हैं ये आ रही है यहाँ। और इस तरीके से यहाँ आने के बाद ये इकट्ठा कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ये आप इस फिगर से आपने देखा क्या कि ये किडनी की संरचना थी, और किडनी में जो होता है ये आपने देखा कि मुख्यतः ये किडनी सेम के बीच के आकार की थी, और इसके जो है 3 भाग हैं, ये किडनी और ये यूरेटर, यानी मूत्र यहाँ बनता है और ले आने का काम कौन करता है, मूत्र जो ले आएगा, मूत्र की वाहिनी कही जाएगी, ये मूत्र वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है। और जहां लाएगी वो मूत्राशय कहलाएगा, तो ये मूत्राशय है या यूरिनरी ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और समय समय पर यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जा रहा है। देख रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार शरीर से बाहर किया जा रहा है। और ये आपको देखें कि इसमें एक इकाई जो होती है नेफ्रॉन सेल, ये नेफ्रॉन सेल की संरचना है, किस प्रकार रक्त नलिकाओं से ये देख रहे हैं ब्लड के थ्रू उसमें अपशिष्ट पदार्थ, किस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ के साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड सब पूरे के पूरे छन जा रहे हैं, देख रहे हैं इसी में छन जाएंगे सब। और फिर उसका जो है यूजुअल पार्ट का, आवश्यक भागों का, आवश्यक जो बॉडी के लिए है वो भी छन गया, वो तो नुकसान करेगा ना, जब ग्लूकोज खाए हैं और ग्लूकोज छन के बाहर पेशाब के साथ निकल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से, तो बेकार है ना। तो उसको जो है फिर से अवशोषित करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन होगा, पुनः अवशोषण होगा, उसको पुनः अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके फिर ब्लड में कर देता है। और इस तरीके से ये अतिरिक्त मात्रा में जल भी, अतिरिक्त मात्रा में वो जल को भी अवशोषित कर लेता है। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, नमक और सोडियम और क्लोराइड आयन भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन की मात्रा यहाँ इकट्ठा होकर इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये कहे यूरेटर से, यानी मूत्र वाहिनी से यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ये तो संरचना आपने देखा। अब अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो क्या हो, एक किडनी खराब अगर हो गई तो एक किडनी से आराम से उसका जीवन चल सकता है, कोई परेशानी नहीं। किसी की एक ही किडनी अगर हो तो पूरे लाइफ आराम से जी सकता है। तो उसका काम ही होता है फिल्टर और रीअब्जॉर्प्शन। देख रहे हैं छन रहा है, और छनने के बाद सब कुछ नहीं छन, सब कुछ तो छन जा रहा है लेकिन आवश्यक चीजें एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। तो ये फिल्टर एंड रीअब्जॉर्प्शन।
तो ये दो कार्य हुआ ना किडनी का। तो ये कार्य अगर नहीं करेगा तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, विषैला पदार्थ जो बन रहा है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, वो विषैला पदार्थ हमारे शरीर के अंगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, तो उसे निकालना जरूरी है। तो किडनी का तो यही काम है कि विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर करना ही उत्सर्जन है। तो अब ये जो निकालने का कार्य जो करती है ये किडनी, अगर किडनी खराब हो गई तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल एक कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जाता है जो हॉस्पिटल में, जिसे हीमोडायलाइसिस कहते हैं। हीमो मींस ब्लड, ब्लड में ही तो होता है अपशिष्ट पदार्थ, ब्लड में ही तो होता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड में जितने भी चीजें हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिन, ये सब ब्लड में ही तो है। तो ये कहा जाए ये ब्लड से बाहर करने का कार्य जो करता है तो हीमो का डायलाइसिस होता है, ब्लड का एक तरीके से कृत्रिम किडनी। जब ये किडनी नहीं काम करती है तो नुकसानदेह पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है, तो उसके लिए जो है एक आर्टिफिशियल किडनी जिसे कृत्रिम किडनी कहते हैं, ये जो होता है हॉस्पिटल में कृत्रिम किडनी द्वारा जो हमारे शरीर का ब्लड के साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे छान करके बाहर किया जाता है। तो आइए हम कृत्रिम किडनी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? आर्टिफिशियल किडनी का मतलब कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क जो गॉड ने दिया, नेचर ने दिया, ईश्वर ने दिया, उसके अलावा अगर वो खराबी हो गई है तो ये कृत्रिम वृक्क क्या है, कार्य करता है? हीमोडायलाइसिस कहा जाता है। हीमो मींस ब्लड, डायलाइसिस मतलब उसे छानना, फिल्टर करना। तो ये कहा जाए ये एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसी मशीन होती है जिसे मनुष्य के, ये देख रहे हैं इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे वृक्क अगर काम करना बंद कर देता है तो इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या है इसको देखेंगे। फिर उसके बाद सेलोफेन ट्यूब क्या है? ये सेलोफेन ट्यूब है जिसके द्वारा ये फिल्टर होता है ये। फिर उस डायलाइसिंग लिक्विड क्या होता है? वो तरल पदार्थ जो डायलाइसिस के लिए जिम्मेदार होता है। और फिर आगे देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट, यानी किडनी का प्रत्यारोपण। कैसे किडनी अगर खराब हो जाती है प्रत्यारोपित कैसे की जाती है? तो आइए देखते हैं। ये इस तरीके से हमने ये देखा है कि ये अगर जिसकी किडनी कार्य नहीं करती उस व्यक्ति को लेटा दिया जाता है। फिर एक तरीके का ये मशीन है, मशीन से ये देख रहे हैं ये रेडियल आर्टरी और वेन आप देख चुके हैं, सिरा और धमनी हिंदी में। रेडियल आर्टरी से उसका रक्त लिया जाता है और क्योंकि उसमें प्रेशर रहता है और यहां पंप कार्य करता है, पंप जिससे रेगुलेट रहे, कहने का मतलब बैक ना हो, एक तरीके का निश्चित प्रेशर। और ये पंप के द्वारा यहां देख रहे हैं चयनित पारगम्य नलिका है, यानी सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंट ट्यूब्यूल्स, इंग्लिश में सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंट ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं। ये चयनित पारगम नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं में तरल भरा होता है, वो तरल है डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग का हिंदी में अपोहन कहते हैं, अपोहन का द्रव्य, यानी ये कहा जाए अपोहन के लिए जो लिक्विड या विलयन किया जाता है तैयार, वो अपोहन विलयन कहलाता है। तो ये इसमें भरा होता है चयनित पारगम्य नलिका में। इस सेलेक्टिव पारगम्य ट्यूब्यूल्स में नलिका में क्या भरा होता है? डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रहता है, यानी अपोहन विलयन भरा रहता है। इस अपोहन विलयन में शरीर का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है, साल्ट होता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिन में बाहर होते हैं उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को ये जो होता है विलयन, डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है वो उसी में यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये कहा जाए, यहां बता दें कि ये जैसे ब्लड रक्त यानी आर्टरी से लिया जा रहा है तो वो क्लोट न कर जाए, वो थक्का न बना ले बाहर, इसीलिए उसमें हिपैरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है, उसे प्रवाहित किया जाता है। क्योंकि रक्त थक्का न जम जाए, रक्त का क्लॉटिंग न हो जाए, इसलिए हिपैरिन का उपयोग किया जाता है। और ये जो है इस तरीके से देख रहे हैं, सेलोफेन कहा जाए, सेलोफेन ट्यूब है। इस सेलोफेन ट्यूब में ये विलयन होता है, अपोहन हिंदी है, डायलाइसिस इंग्लिश में कहा जाता है। अपोहन के लिए जो विलयन है, अपोहन के बाद का विलयन, जो इसमें से अपशिष्ट पदार्थ आ गया, तो ये देख रहे हैं ये इस नलिका में से होता हुआ ये अपशिष्ट पदार्थ ये अब जो है
अब ये आया इस कंटेनर में, इसमें देख रहे हैं इसमें यूरिया और साल्ट डिफरेंट टाइप के अब आ जाते हैं। अब फिर ये आ ही रहा है, तो अब ये जो है फिर से नया अपोहन विलयन, ताजा विलयन, जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड अंग्रेजी में कहें, ये ताजा विलयन अपोहन के लिए, जो डायलाइसिस के लिए, अपोहन माने डायलाइसिस के लिए ये ताजा विलयन जो है फिर पंप किया जाता है, फिर इस नलिका में चयनित पारेगम में ट्यूब्यूल्स में नलिका में आ जाता है। और इसमें शरीर का अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आपके जो है यूरिन के साथ निकलते हैं, बॉडी में बना हुआ है, वो फिर से इस जो है फ्लूइड में आके फिर ये अपोहन विलयन के बाद जो डायलाइसिस हो गया उसका विलयन अपशिष्ट पदार्थ के साथ इसमें इकट्ठा होता जाता है। और फिर ये जो शुद्ध ब्लड है यानी प्योर ब्लड है, ये किडनी छानने का काम कर रहा है। शुद्ध तो वैसे शुद्ध कौन करता है? शुद्ध तो ब्लड का प्योरिफिकेशन तो लंग करता है, फेफड़ा करता है, आपने देखा था श्वसन में। लेकिन यहां देखिए, यहां शुद्ध नहीं कर रहा है, यहां छान रहा है। तो ये जो छान दिया, ये छना हुआ भाग अपशिष्ट पदार्थ इधर आ गया फिल्टर, और ये देख रहे हैं ये जो है अब शुद्ध ये ब्लड आया और इस वेन के द्वारा यानी आर्टरी से गया और वेन से इंटर किया जा रहा है, प्रवेश चढ़ाया जा रहा है, यानी सीरा से चढ़ाया जा रहा है। आप सीरा के विषय में जानते हैं, सीरा का प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, सीरा में ल्यूमेन, उसका बीच का ल्यूमेन ज्यादा होता है, आयत ज्यादा होता है। अब ब्लड बड़े तेजी के प्रेशर के साथ नहीं बहता, तो इस यानी सीरा के द्वारा ब्लड चढ़ाया जाता है। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक आर्टिफिशियल तरीके की ये मशीन, जिसे कहा जाए डायलाइजिंग मशीन, ये डायलाइसिस, इसी की तरह से आपके रक्त का शोधन होता है, रक्त शुद्ध होता है। अगर ऐसे कंडीशन में आदमी का पूरी तरीके से खराबी हो गई किडनी, तभी तो डायलाइसिस किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक विकल्प होता है कि इस व्यक्ति के, जो व्यक्ति पेशेंट है ये लेटा, इस व्यक्ति के परिवार के कोई भी सदस्य एक किडनी अगर दान देना चाहें, उसे कहते हैं किडनी इम्प्लांटेशन, यानी किडनी ट्रांसप्लांट करना। तो यानी ये प्रत्यारोपित कर दी जाती है, यानी उनका किडनी ले करके एक किडनी पर भी आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो एक किडनी इसको ट्रांसप्लांट यानी इस व्यक्ति को देके इसकी किडनी के फंक्शन को नेचुरल तरीके से किया जा सकता है। तो इसे कहा जाए कि अगर एक किडनी कार्य कर रही है तो ठीक है, अगर दोनों किडनी डैमेज हो गई तो ऐसे कंडीशन में वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन की हिंदी प्रत्यारोपण होता है, यही एक विकल्प बचता है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा? आपने उत्सर्जन में देखा कि उत्सर्जन की परिभाषा देखे, उत्सर्जन के लिए मनुष्य में और कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपने त्वचा के विषय में देखा, लंग के विषय में देखा, यानी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, लीवर भी करता है, और स्प्लीन भी उत्सर्जी अंग के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाए जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी वृक्क, इसके विषय में भी आपने देखा। और किडनी के बाहरी एक लेयर के विषय में नहीं बताया, जो बाहरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, बाहरी जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? तो वो पेरिटोनियम होती है, ये झिल्ली जिसके द्वारा ये घिरी होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है ये पेरिटोनियम होती है, ठीक है। तो ये रहा। और फिर किडनी, जब किडनी के पार्ट के विषय में देखें, किडनी की इकाई नेफ्रॉन के विषय में देखें, किस तरीके से किडनी कार्य करती है, यानी फिल्टर एंड रीअब्जॉर्प्शन। और फिर उसके बाद आपने देखा कि आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क किस तरीके से कार्य करता है, और वृक्क कैसे इम्प्लांट कहा जाए, अगर कार्य नहीं करता है तो वृक्क का प्रत्यारोपण ही विकल्प होता है, जिससे आदमी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो फिर उसके बाद ये कहा जाए, अब हम आपको एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ये जानिए कि आपको अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे लोगों का ज़्यादातर अपने दोस्तों का भला कर सकें। और मैं अगला वीडियो आपको लेके आऊँगा, तब तक के लिए